हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम एक गंभीर चर्चा करने वाले हैं। आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर। तो क्या इंडिया वास्तव में एक सुपर पावर बनने जा रहा है, या हम ये देखते हैं दोस्तों, हमारे माइंड में डाउट आता है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हमारे बगल में है, जहां से कॉन्टिन्यूअस हमारे ऊपर थ्रेट आते रहते हैं। हम देखते हैं बांग्लादेश, जो एक टाइम पर हमारा बड़ा स्ट्रांग एलाय था। अब हम वहां से केवल अपोजिशन की बात सुनते हैं कि बांग्लादेश कहां कहां पे हमें अपोजिशन पे बात कर रहा है। वो किस तरह से बात करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को हमसे काट देंगे, भले वो न कर पाए, लेकिन ये अच्छा संकेत तो नहीं होता है। हम देखते हैं दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है, और आजकल तो वो नए टैरिफ की बात भी कर रहा है। हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया। हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, सीरिया पे हमले हो जाते हैं। तो ये सब है क्या? ये सब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। और भारत यहां पे कहां पे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो कॉन्टिन्यूअस हमें थ्रेट भी दे रहा है। तो माइंड में डाउट तो आ ही जाता है कि इंडिया कहां पे एग्जिस्ट करता है, और ये एक नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहां पे टिकेगा, उसकी बात हम यहां पे करने वाले हैं आपसे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इस वीडियो में मैं क्या आपको दिखाने वाला हूं। और एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में किसी सरकार की तारीफ नहीं है, इस वीडियो में तारीफ है हम भारतीयों की, क्योंकि हम भारतीयों ने ही हमारे देश में स्टेबल डेमोक्रेसी दी हुई है। चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी ले पाएंगे जब भारतीयों का सपोर्ट एक साथ होगा, और जब हम भारतीय एक साथ रहेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या आपको समझाने वाला हूं। देखिए, यहां पे दोस्तों बात हो रही है मल्टीपोलर कंट्रीज की। दुनिया में दोस्तों अमेरिका ये मानता है कि दुनिया यूनिपोलर देश है। यूनिपोलर एक मतलब ग्रुप है, और यूनिपोलर सिर्फ अमेरिका ही है। यानी अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास पूरे दुनिया को चलाने की ताकत है। क्या ऐसा है? और भारत किस तरह से मल्टीपोलर देश जो होते हैं उनमें बनने जा रहा है। और हमारा ये मानना है दोस्तों, पावर कभी सेंटर में नहीं होनी चाहिए, पावर कभी किसी देश के पास नहीं होनी चाहिए। दुनिया में और भी देश हैं, उनकी अपनी डायग्निटी है, उनका अपना अस्तित्व है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए। और ये आज से हमारा स्टैंड नहीं है दोस्तों, ये आज से हमारा स्टैंड नहीं है। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो उस समय दोस्तों दुनिया में दो पोल कंट्रीज थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और जब भी कोई उस समय नया देश बनता था, उस समय इंडिया बना, पाकिस्तान बना, इजराइल बना, जो देश बनते थे, तो ये जो कंट्रीज हैं अमेरिका और सोवियत संघ, ये चाहते थे कि आप या तो हमारे साथ रहो या हमारे अगेंस्ट में रहो। तो उस टाइम भी इंडिया पर ये प्रेशर था, लेकिन दैट टाइम पर जो हमारी गवर्नमेंट है, हमने एक ऐसा न्यूट्रल स्टैंड लिया कि हम जो हैं, हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। और तब से दोस्तों अब तक हम न्यूट्रल ही रहे हैं, हमारा स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है। हालांकि कंडीशन चेंज हो गई है। पहले अमेरिका और सोवियत संघ दो पोल थे। आज के टाइम पर अमेरिका तो है ही है, और कहीं ना कहीं चाइना। अगर आप इसकी ऑटोनॉमी की बात करेंगे, अगर आप इसकी पावर की बात करेंगे, आप इसकी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो चाइना भी अपने आप को एक एक पोल कंट्री बनना चाहता है या दिखता है उस तरह से। और दोस्तों आज भी हमारा स्टैंड क्या है? हम न्यूट्रल हैं। हम दोस्तों न्यूट्रल हैं। और हम न्यूट्रल कैसे हैं? देखो, हमने 4 पॉइंट हमारे हैं, हमने 4 पिलर पे काम किया है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, भू राजनीतिक संतुलन, यानी अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, तो जियोपॉलिटिक्स में हमारा स्टैंड जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। ना तो हम किसी कंट्री के बहुत करीब हैं, और ना तो हम बहुत दूर हैं किसी से। ठीक। विश्व का नया इंजन दोस्तों, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा पॉपुलेशन है, हमारे देश में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम एक तरह से इंजन वाला काम कर रहे हैं। हम दुनिया को आगे लेके चलने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला? पॉपुलेशन। इस पर मैं आगे बात करूंगा आपसे कि कैसे पॉपुलेशन हमारी एक एसेट है। और फिर हम बात करेंगे डिजाइन द्वारा संभवता, मतलब यानी गाइस, अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो किस तरह से हम बन रहे हैं आत्मनिर्भर, और हम किसी एक देश पर डिपेंड नहीं करते हैं इन द केस ऑफ द डिफेंस सेक्टर। पूरी बात करेंगे आपसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखिए, तो यहां पर हम जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि दुनिया आज आपके दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका जो ताकतवर है, एक तरफ चाइना, रशिया, ये अपना एलियंस बना रहे हैं दोस्तों। तो एक बार बात समझिएगा, जहां इंडिया जो है वो क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड, क्वाड मतलब इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ऐसा कहा जाता है कि क्वाड को बनाया गया था टू काउंटर चाइना। तो जहां हम क्वाड के भी मेंबर हैं,
यानी ऐसा ग्रुप जो से लोग मानते हैं कि ये चाइना के लिए ही बनाया गया है, और हम ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, और ब्रिक्स में हमारे साथ चाइना भी है, रशिया भी है, और ये ऐसा माना जाता है कि ये यूएसए से बना हुआ है। तो हमारा जो स्टैंड है वो दोनों जगह पे है। अगर आप इस तरह देखिए कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं टू अगेंस्ट चाइना, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि हम ब्रिक्स में मेंबर हैं अगेंस्ट द अमेरिका। तो भारत का जो ये है ना, भारत दुनिया में ऐसा देश है दोस्तों, भारत सिर्फ ऐसा देश है जिसका हर कंट्री से अच्छा रिलेशन है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर कहां अच्छा रिलेशन है, अमेरिका हमें थ्रेडिंग कर, देखिए डोनाल्ड ट्रंप है, वो अमेरिका नहीं, वो आगे पलटेंगे, वो आगे जाएंगे, वो आगे चेंज भी होंगे, नई गवर्नमेंट भी आएगी। ये राजनीति में शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं। तो अगर अमेरिका आज हम पे टैरिफ लगा रहा है, तो अमेरिका ने टैरिफ ऐसे लगाए हुए हैं साउथ अफ्रीका पर भी, अमेरिका ने ऐसे टैरिफ ब्राजील पर भी लगाए हुए हैं, इवन चाइना पे भी लगाए हुए हैं। तो टैरिफ तो वहां लगा हुआ है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब हमारा जो रिलेशन है विद अमेरिका वो खराब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। नहीं, खत्म कुछ नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में, ठीक। तो यहां पे दोस्तों देखो, अच्छा अब देखिए जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो हमें उन्होंने थ्रेटन किया, हम पर सैंक्शन लगाए, लेकिन आज भी दोस्तों हम अपने नीड का 40% रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन थोड़ा दिया गया। 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया, तो उतने टैरिफ ब्राजील पर भी हैं, उतने टैरिफ हैं साउथ अफ्रीका पे भी हैं, ठीक। अच्छा और देखिए, तो एक तरफ दोस्तों जहां पर हम रशिया से ऑयल भी परचेस कर रहे हैं, वहीं एक तरफ हम अमेरिका से $20 बिलियन की डील भी कर रहे हैं। हम अमेरिका से डील कर रहे हैं दोस्तों, अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी है फॉर द सेमीकंडक्टर, फॉर द इंजन, फाइटर क्राफ्ट इंजन, वो सब भारत में बनेंगे। तो एक तरफ रशिया से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और दूसरा हम अमेरिका से डील भी कर रहे हैं। ट्रेड डील तो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन डिफेंस डील तो हो ही रही है। और आपने तो पढ़ा भी होगा कुछ दिन पहले, इंडिया और अमेरिका के बीच में 10 साल का डिफेंस डील साइन हुआ है, 10 ईयर का, है ना। अच्छा और देखिए अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर कैसे इंडिया, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, और अगर आपको यह लगता है कि मतलब कि इंडिया को नीड है हर देशों की, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें इंडिया की भी नीड है। कैसे, देखो अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, तो आज भले आपको लगता है जो मैं बोल रहा था कि अमेरिका जो है ये इंडिया को थ्रेटन तो कर रहा है ना, लेकिन ये बात पता है अमेरिका को कि अगर दोस्तों उसे एशिया में, पूरे एशिया में अगर चाइना को काउंटर करना है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ही सबसे बड़ा एक विकल्प है इसके पास। तो अमेरिका को तो हमारी आज नहीं कल जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी टू काउंटर चाइना। हाँ, हम इन्फ्लुएंस होते हैं नहीं होते, बात की बात है, ठीक है। फॉर चाइना दोस्तों, आपने देखा किस तरह से आज के टाइम पर अमेरिका जो है इसने वेनेजुएला पे हमला किया, और कहीं ना कहीं जो चाइना के इकोनॉमिक हित थे उस पर ये टारगेट था। ईरान से भी चाइना के बहुत इन्वेस्टमेंट है, चाइना ईरान से ऑयल परचेस करता है, तो ईरान पर भी थ्रेडिंग है, हमले हो रहे हैं दोस्तों। तो चाइना के जहां जहां एक तरह से कॉलोनीज थे, वहां वहां अमेरिका इनको मार रहा है ताकि इकोनॉमिकली ये वीक हो जाए। और इस समय चाइना को सबसे बड़ी जरूरत भारत की है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। आप देखो ना किस तरह से अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो बर्फ थी रिश्तों में, वो पिघली है। इवन अभी मैं आज ही पढ़ा रहा था कि मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक नया वीजा शुरू किया है ना। तो चाइना को भी हमें जरूरत है। फॉर रशिया दोस्तों, जिस तरह से रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं, और जिस तरह से हमने इनसे ऑयल इंपोर्ट किया है, इनसे हथियार इंपोर्ट किए हैं, तो अब रशिया की जो इकोनॉमी को चलाने की बात है वो कई हद तक इंडिया चला भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यही तो नाराजगी इनकी है। तो जो इनका प्लान था कि मतलब रशिया को इकोनॉमिकली हम वीक करेंगे, जो पहले वीक वो कर चुके हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा एक बाधा है इंडिया की, है ना। और देखिए फॉर यूरोप, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको बताया कि इस बार 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स चीफ गेस्ट रहेंगे परेड में, है ना। और ये क्यों हो रहा है, और उस समय दोस्तों क्या होगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है लगभग फाइनलाइज हो जाएगा। अभी पीयूष गोयल जी यूरोप गए थे, लगभग सारी बातें फाइनलाइज हो चुकी हैं, और जो यूरोप है दोस्तों वो मरा जा रहा है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। क्यों पता है, यूरोप को एक बात समझ में आ गई है कि उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर और चाइना पर दोनों पे खतरनाक है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ब्लैकमेल किया इस समय, वो सबके सामने है दोस्तों। और चाइना के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, चाइना यूरोपियन मार्केट में घुस चुका है दोस्तों पूरा। और यूरोप ने कोविड के बाद एक सबक सीखी है कि आप चाइना पर बहुत हद तक डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो इन दोनों कंट्री का एक विकल्प है भारत, जो एक बड़ा मार्केट है।
और हमारे पास दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास प्लेस है, फैक्ट्रीज है दोस्तों हमारे पास। हम चीजों का उत्पादन काफी तेजी से और बड़ी मात्रा में कर सकते हैं जो यूरोप के नीड को पूरा कर सकता है। तो आप देखो इस समय कौन कौन कंट्री हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और आप एक बात ध्यान दो, अभी इंडिया ने काफी सारे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। हमने ओमान के साथ साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और आपको पता है ओमान ने सिर्फ इसके पहले अमेरिका के साथ ही किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी ओमान को कुछ बात उसमें आ रही होगी, यानी अमेरिका के बाद सीधे इंडिया है, ना चाइना, ना रशिया, ना कोई और देश। हमने न्यूजीलैंड के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, हमने यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इवन यूएई। तो कहने का मतलब ये जो देश हैं वो भारत के साथ क्यों साइन कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? क्योंकि इनको भारत की क्वालिटी पर एश्योरेंस है, तो इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये मत सोचिए कि भारत को आज दुनिया की नीड है, दुनिया को भारत की नीड है दोस्तों। इसीलिए भारत एक इंजन भी बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, विश्व की फैक्ट्री चीन के एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है। आफ्टर द कोविड ये हमने देखा बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चाइना से निकली। दैट टाइम पर हमें लग रहा था कि वो भारत में आएंगे, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में भारत में इनको आना था उतनी बड़ी मात्रा में नहीं आई। ये कहां चली गई? ये चली गई साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, वहां चली गई। हमारे यहां भी आई, लेकिन कम आई। क्यों आई दोस्तों? क्योंकि दैट टाइम पर हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत हाई था, टैक्स सिस्टम बहुत हाई था। वो धीरे धीरे हमने ईज किया, कम किया, और आप देख रहे हो अब बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों अमेरिकन कंपनी ही भारत में इन्वेस्ट कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा था ना, आप ये मत सोचो कि अमेरिका से हमारे हित हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो ट्रेड है वो खत्म हो गए, नहीं। आप देखो एप्पल की बात करें, भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम बोला था एप्पल को कि आप भारत में मत जाओ, भारत में निवेश मत करो, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी एप्पल जो है वो भारत में नई नई फैक्ट्रीज लगा रहा है अपनी। आज के टाइम पर अमेरिका के अंदर जो फोन बिक रहे हैं उसमें से 3 में से 1 फोन, हर 3 में से 1 फोन भारत में बने हुए हैं। और एप्पल को समझ में आ रहा है कि भारत में लेबर सस्ता है, भारत में टैलेंटेड लोग हैं, तो भारत में निवेश कर रहा है। सैमसंग, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, दुनिया की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में है दोस्तों सैमसंग की। तो उसे पता है ना यहां के मार्केट के बारे में, उसे पता है यहां के टैलेंट के बारे में। टेस्ला, एक समय था जब एलॉन मस्क ने सीधे भारत से बोला था कि भाई हम आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हमारे चाइना में प्लांट है, हम वहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे और आपको इंपोर्ट करेंगे। और हमारी सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था, हमारी गवर्नमेंट ने बोला था भैया बनाना है तो भारत में आके बनाओ, है ना। और आपने देखा किस तरह से एलॉन मस्क के सुर बदले। एलॉन मस्क ने पहले अपना एक सेंटर ओपन किया मुंबई में, इसके बाद गुड़गांव में। अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि अमेरिका के बाद, अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री वो भारत में लगाने वाले हैं, तो यह भी खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी आपने सुना होगा अमेजॉन $35 बिलियन का इन्वेस्ट भारत में करने वाला है, $35 बिलियन का। गूगल $25 बिलियन का भारत में निवेश करने वाला है। और इवन दोस्तों गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आईबीएम हो, जो इनके रिसर्च सेंटर्स हैं वो भारत में खुल रहे हैं इस समय, हैदराबाद में खुल रहे हैं, बेंगलोर में खुल रहे हैं इस समय। जेपी मॉर्गन चेस एक बहुत बड़ा बैंक है दोस्तों। जेपी मॉर्गन चेस एक बैंक जो है, इसने सन 2013 में भारत में 3 ब्रांच खोली थी। और जब इसने ब्रांच खोली थी तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि शायद हमने गलत डिसीजन लिया, हमें इंडिया में ब्रांच ही नहीं खोलनी चाहिए थी। अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि अब जेपी मॉर्गन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि हम चौथी ब्रांच खोलेंगे पुणे में खोलने वाली ब्रांच। और सुन लीजिए, जेपी मॉर्गन चेस पूरे दुनिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर, जीसीसी सेंटर, ये मुंबई में खोलने वाले। मतलब पूरे दुनिया में जेपी मॉर्गन की जो ब्रांचेस हैं उनको मैनेज भारत से किया जाएगा। 2 लाख स्क्वायर मीटर का तो एरिया लिया है उन्होंने, इतना बड़ा। लोग बोल रहे हैं कि 50,000 एम्प्लॉय काम करेंगे एक साथ इसमें। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत ही तो है दोस्तों, हमारा टैलेंट सोर्स है ना। आगे देखिए, अब बात करते हैं, देखो मैंने अभी आपसे बोला गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, ये अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च, अपने इनोवेशन सेंटर्स इंडिया में खोल रहे हैं। तो क्या हमारा लाभ क्या है दोस्तों? हमारे पास लाभ है बौद्धिक संपदा का। हम लोग दोस्तों, हम लोग अभी समय ट्राई कर रहे हैं कि भारत में स्किल लोग मतलब बने। हम ट्राई कर रहे हैं भारत में स्किल लोग बने। हमारी इवन सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फ्री में कोर्स करवा रही है।
ताकि कम से कम 1 CR लोग जो है इनके पास बेसिक एआई का नॉलेज हो। ठीक। अंग्रेजी भाषा की क्षमता, आपको ऐसा लगता होगा दोस्तों कि मतलब विदेशों में इंग्लिश चलती है, नहीं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली भाषा बोलने वाले में भारत आता है, उसमें एक देश ये भी है। तो हमारी जो दोस्तों इंग्लिश भाषा क्षमता है वो काफी ज्यादा है। यानी हमारे देश में जो लेबर क्लास के लोग हैं, मतलब लेबर मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग लेबर में ही आते हैं, वर्कफोर्स में बोलूंगा, तो उसमें इंग्लिश बोलने की क्षमता है जो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा है दोस्तों। इसके बाद और क्या बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्था है भाई, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। और डेमोक्रेसी स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ, दो देश एक साथ आजाद हुए 1947 में, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप देखिए पाकिस्तान कहां पे आज और हम कहां पे आज, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों स्टेबिलिटी रही डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान में नहीं रही है। तो जिस कंट्री में डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उस देश पर कोई बिलीव करेगा ही नहीं। तो ये हमारा बड़ा अच्छा फायदा है। इसमें हमारी पूर्व सरकारें जो हैं, जो आज की सरकार है, सबने मिलकर काम किया है ना दोस्तों। ये सब हमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको दिखाते हैं हमारा पावर, हमारा क्यों इतना पावर है। देखिए, भारत की असली संपत्ति है इसके लोग। देखो भैया, भारत में 25 वर्ष से कम आयु के मानव इतिहास के सबसे बड़ी युवा आबादी है 600 मिलियन। और ये मानव इतिहास की, यानी आज तक हमारे इतिहास में किसी देश के पास इतनी यंग पॉपुलेशन रही नहीं है। 600 मिलियन ऐसे लोग हैं जो 25 साल से कम हैं। यानी एक बात समझो, ये युवा हैं और अभी ये 25 साल से कम है, यानी इसमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोग की है जो कि अभी उतनी अर्निंग कर भी नहीं रहे, जो हाथ पैर मार रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बेसिकली जो तैयारी भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जॉब वॉब की, वो लोग भी इसमें हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अगर आप चीन को, यूरोप को और जापान को आप मिला लो, तब भी इनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारे बराबर नहीं पहुंचती है। यानी भारत में सबसे बड़ी पॉपुलेशन यंग एज की है और ये पॉपुलेशन 600 मिलियन पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और देखो क्या बोल रहे हैं, अब देखिए, नेतृत्व का निर्यातक और भविष्य का बाजार। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे दोस्तों बोला कि भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि 25 साल से कम है। ठीक, और आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ये वो लोग हो जाएंगे जो कि अर्निंग अपनी शुरू कर देंगे, और जब वो अर्निंग शुरू करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं 600 मिलियन युवा भारतीय मध्यम वर्ग में जब आएंगे, जब ये इनकम जनरेट करेंगे, तो हम लोग यूरोप और जापान की जो ज्वाइंट कंजम्पशन है, हम उससे ज्यादा कंजम करेंगे। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जब ये युवा जो हैं, जो 25 साल से कम हैं, तो ये आगे आने वाले टाइम पर पैसे अर्न करेंगे, और जब ये पैसे अर्न करेंगे, जब ये मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि जापान और यूरोप, पूरा यूरोप मिला दो, तो उनकी जनसंख्या से अधिक ये लोग हैं जो कंज्यूम करेंगे। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है कंजम्पशन का। तो इसीलिए दुनिया की हर एक कंपनी को नीड है भारत के मार्केट की, वो चाहते हैं, एक्सेस चाहते हैं अपना, है ना। द सीईओ फैक्ट्री, भारत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों को चलाने के लिए भी लीडरशिप जनरेट करते हैं हम लोग ना। आप देख लो दोस्तों, आज दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी आपको मिलेंगी उसमें क्या मिलेगा आपको, चाहे आईबीएम देख लो, चाहे गूगल देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लो, इवन वर्ल्ड बैंक की बात कर लो, तो आपको मिलेगा कि ये भारतीय सीईओ ही हैं। तो भारतीय सीईओ जो है दुनिया को चला रहे हैं दोस्तों, है ना। और देखो क्या बात हो रही है, अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों आत्मनिर्भरता की। यानी गाइस, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, कोई देश काम तभी कर पाएगा, स्ट्रांग तभी होगा जब उसका डिफेंस स्ट्रांग होगा। वेनेजुएला देखो, वेनेजुएला के पास पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था, प्रूवन है वो, और किस तरह से अमेरिका ने इन पर हमला किया और इनके राष्ट्रपति को उठा ले गए। वेनेजुएला की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वेनेजुएला मतलब जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा वो चाइना पे डिपेंड था, चाइना पे, और जो चाइना के हथियार थे दोस्तों वो काम तो कर नहीं पाए। अब बात करते हैं भारत की, जहां दोस्तों एक तरफ अमेरिका से हम लेते हैं C-17 ग्लोब मास्टर, जहां अमेरिका के हेलीकॉप्टर अपाचे हो गए, फॉर एग्जांपल चिनूक हो गए, हम यूज कर रहे हैं ना, तो हम अमेरिका से ये सब भी ले रहे हैं। और वहीं दोस्तों हम रशिया से मिसाइल भी लेते हैं, रशिया से हम आर्टिलरी लेते हैं, रशिया से हम विमान भी लेते हैं। वहीं दोस्तों एक तरफ हम आजकल फ्रांस की पनडुब्बियों पर डिपेंड हो रहे हैं, हम उनसे परचेस कर रहे हैं, और वहीं दोस्तों हम इजराइल से ले रहे हैं खुफिया प्रणाली, ड्रोन की बात कर ले, मिसाइल की बात कर ले। यानी भारत की डिपेंडेंसी किसी एक देशों पर नहीं है। अमेरिका भी हमारा डिफेंस सेक्टर पार्टनर है, तो रशिया भी है पार्टनर है, और हम लगभग बराबर ही सामान खरीदते हैं आज टाइम पर। पहले एक समय था
जब रशिया से हम ज्यादा इंपोर्ट करते थे, हम डिपेंड थे रशिया के, लेकिन आज हमने इसे डाइवर्सिफाई किया है। यानी दोस्तों वेनेजुएला में दिक्कत क्या थी, वेनेजुएला सिर्फ एक देश पर डिपेंड था इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस, वो चाइना था केवल। और हमने यहां पर यह बात समझी है, यानी एक तरफ जहां दोस्तों हम खुद अपने आप को बना रहे हैं आत्मनिर्भर, वहीं दोस्तों जो हमारा परचेस करने का पोर्टफोलियो है वो कई सारे देशों का है। तो इंडिया किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं है, जो कि हमें बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। अगर कभी ऐसे हालात बन गए, जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने अमेरिका से जीपीएस की डिमांड की थी और अमेरिका ने हमें अपना जीपीएस नहीं दिया था। तो उस समय इजराइल मिलिट्री, जो जीपीएस के हिसाब से मतलब बनाया गया था एक टूल, वो हमें दिया गया था, तो हमने उससे काम किया था। अगर हमारी डिपेंडेंसी अगर केवल अमेरिका पे होती तो हम तो निपट गए थे उसमें, है ना। तो ये हमारे दोस्तों और स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, वैश्विक संस्थानों का नया आकार देना, भारत ये डिमांड कर रहा है कॉन्टिन्यूअस। यूनाइटेड नेशन जो हमारा है, इसको अब चेंज होने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 देश क्यों रहेंगे, 6वां देश क्यों नहीं आएगा। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है ना। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, तो व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई नॉट ब्राजील है, इंडिया है, बहुत से देश है, जर्मनी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसमें भारत की एक जगह हो। दोस्तों आपको पता है ग्लोबल साउथ के बारे में, दोस्तों ग्लोबल साउथ ये वो देश होते हैं जिन्हें हम थर्ड कंट्री बोलते हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली वीक कंट्री है। तो भारत इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर बना हुआ है। ग्लोबल साउथ समिट भारत में होती है, हर साल हो रही है, और इंडिया यहां पर ग्लोबल साउथ जो ऐसे कंट्री हैं जो दबे कुचले कंट्री, गरीब कंट्री हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल G20 समिट जब भारत में हुई, तो हमने अफ्रीकी संघ को एक मेंबर के रूप में यहां पर ऐड किया ना। यानी आज से पहले कभी किसी कंट्री ने नहीं सोचा अबाउट द अफ्रीका। अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है, काफी नेचुरल रिसोर्स उनके पास हैं, काफी उनकी जगह बड़ी अच्छी है पूरे दुनिया में, तो उनको आज तक अवॉइड किया गया। लेकिन भारत ने G20 में अपना पावर दिखाया और इनको एज ए मेंबर शामिल किया। दोस्तों अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 2023 में हमारे देश में $83 बिलियन की एफडीआई आई थी, लेकिन ये एफडीआई कई सारे देशों से आई थी। इसमें यूएई था, सऊदी अरेबिया था, अमेरिका है, इसमें सिंगापुर है, इसमें नीदरलैंड है। यह शो करता है कि सिर्फ एक देश पर हम डिपेंड नहीं करते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान। केवल चाइना का निवेश आ रहा है, आपने कभी सुना है पाकिस्तान ने, फ्रांस ने निवेश किया, जर्मनी निवेश, आप कभी नहीं सुनोगे। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है, जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा पार्टनरशिप है, वो किसी एक कंट्री पर नहीं है, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, ओमान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएई, हम इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, अब दोस्तों क्या होता है, डिजिटल क्रांति की बात करते हैं। हमने 2016 में बनाया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आज हम सबके पास है, और ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों दुनिया में किसी के पास नहीं। यूपीआई ने बड़ी बड़ी कंपनी का वर्चस्व तोड़ दिया भारत में, लाइक मास्टर कार्ड हो, वीजा कार्ड हो, सब खत्म भारत से। तो यूपीआई बना के हमने अपने सॉफ्ट पावर का एग्जांपल दिया कि हम यूपीआई बना सकते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है फाइनेंस की। और आज के टाइम पर पूरे दुनिया में जितना भी रियल टाइम पेमेंट होता है, उसमें सबसे बड़ा शेयर इंडिया का है, यूपीआई का है दोस्तों, करीब करीब 50% के बराबर है। नंबर 2 पे ब्राजील का अपना सिस्टम है, वो 14% पे है, मतलब बहुत पीछे है हमसे। तो कहने का मतलब यूपीआई बना के हमने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत एक इकोनॉमिक पावर तो है, लेकिन भारत एक डिजिटल पावर भी है। ठीक है, आगे देखिए और क्या बात करते हैं। अब दोस्तों देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा था कि भारत साबित करता है कि आपको अमेरिकी सुरक्षा और चीनी अर्थशास्त्र के बीच में चयन करने की आवश्यकता नहीं है, भारत एक तीसरा विकल्प है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं किस तरह चाइना ने श्रीलंका को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया, किस तरह चाइना ने मालदीव को या फॉर एग्जांपल भूटान को, इन देशों को कैसे डेब्ट ट्रैप में फंसाया। तो चाइना ऐसा ही करता है। चाइना आपको एक प्रोजेक्ट दिखाएगा, प्रोजेक्ट कि भाई तुम्हारे देश में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर आपको उधार देगा, और जब आप उसका उधार वापस नहीं कर पाओगे तो वो आपके देश के रिसोर्सेस को छीन लेगा आपसे। श्रीलंका तो उसका बड़ा भुक्तभोगी है दोस्तों, मालदीव उसका बड़ा भुक्तभोगी है। अमेरिका, दोस्तों अमेरिका सीधे बोलता है कि भाई या तो आप मेरे साथ हो
और या तो आप मेरे अगेंस्ट हो। और जब तक आपके रिसोर्सेस हम चूज नहीं लेंगे पूरा, हम आपकी सरकार को चलाएंगे। अमेरिका हमेशा ही करता है। अगर आपको अमेरिका से टाई करना है तो आपको अपनी डिप्लोमेटिक, अपनी डिप्लोमेसी, ये सब आपको रखनी पड़ेगी ताक पर, और आपको एक पालतू कुत्ते की तरह जो अमेरिका उसकी बात सुननी पड़ेगी। एग्जाम्पल जस्ट लाइक पाकिस्तान, है ना, एग्जाम्पल जस्ट लाइक सीरिया। तो कहने का मतलब, आप अगर अमेरिका के एलाई बनते हैं तो अमेरिका तो आपका जो, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, साउथ अफ्रीका, आपने सुना होगा G20 इस बार होगा अमेरिका में, और अमेरिका ने G20 से साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया है और पोलैंड को लेकर आ गए। और जो साउथ अफ्रीका है दोस्तों, तो ये बोलते हैं कि मतलब साउथ अफ्रीका में गोरे काले का बड़ा भेदभाव है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का एक दोस्त है जो कि साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिशियन है, उसको जेल में डाला गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उसको बाहर निकाला जाए, और जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है वो मान नहीं रहे हैं। तो इसी की लड़ाई है बस दोस्तों। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना के साथ अगर आप डील करते हैं तो ये दिक्कतें हैं। वहीं भारत, दोस्तों भारत क्या करता है? भारत बोलता है कि भैया ऐसा है कि हम बनेंगे आपके पार्टनर बनेंगे। ग्लोबल साउथ में इंडिया का बड़ा दबदबा इस समय है दोस्तों। मतलब आप देखो, जैसे इरिट्रिया हो गया, हाँ इरिट्रिया, जैसे स्लोवानिया हो गया दोस्तों, मतलब ऐसे मोरक्को जैसे हो गया, इनसे भारत की बड़ी अच्छी डील चल रही इस समय। तो इंडिया इनसे बोल रहा है कि भैया आप आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हम आपको उधार देंगे तो सस्ते रेट पर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उधार से मैन्युफैक्चरिंग करो अपने देश में। घाना, अभी घाना में हुआ दोस्तों, अभी घाना एक ऐसा देश था जो चावल का इंपोर्ट करता था। सॉरी, हमारी भारत सरकार ने हमारे जो ICR उसको भेजा वहां पे, और अब घाना में चावल ये प्रोड्यूस करते हैं, ये इंपोर्ट करना बंद कर दिए। तो हम ऐसे कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं, यानी कि हम आपके साथ चाहते हैं विन विन सिचुएशन, आपकी भी जीतो हमारी भी जीतो। यानी इंडिया दोस्तों धीरे धीरे एक तीसरा ऑप्शन बनता जा रहा है। और आपने देखा भी होगा, जब मालदीव में मुझे आए थे, नए राष्ट्रपति आए थे, तो इंडिया के अगेंस्ट में चुन के आए थे, और आज इंडिया पर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट जा रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और विन विन पे मॉडल पे काम कर रही है, यानी आप भी जीतो हम भी जीते। तो भारत एक धीरे धीरे तीसरा ऑप्शन बनता जा रहा है पूरे दुनिया में। मतलब अगर हम अमेरिका और चाइना की बात करें तो, है ना गाइस। तो ये सब पॉइंट हमारे हैं जो हम दिखा रहे हैं। सो गाइस, मौन उदय पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, मैं तो बोलूंगा हुआ नहीं है अभी। एक्चुअली गाइस, अब यहां पर यह बात आती है कि हमारी सरकार रिप्लाई क्यों नहीं करती है बांग्लादेश को या अमेरिका को या किसी और को। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि उसकी सफलता शोर मचाए। आप केवल मुंह से बोलो, वो सफलता शोर नहीं मचाती है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और हम इस राह पर हैं, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन हम डार्क हॉर्स हैं, यानी हम लंबे रिस्क घोड़े बनेंगे। आज हम चौथे नंबर की इकॉनमी है दोस्तों, और आज से आने वाले 2.5 से 3 साल में हम छोड़ने वाले हैं जर्मनी को पीछे, और 2030 तक हमारी इकॉनमी $7.8 ट्रिलियन बन जाएगी। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब हम अपने आजादी का 100वां वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हो 2047 में, तो हम एक डेवलप कंट्री बन जाए, और हम बनेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करें, और आप अपने अपने पॉइंट रख सकते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और फिर आपके लिए ऐसा ही कुछ और काम करने का मन करता है। अपना ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, जो बच्चे बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक ऑफर है। अनअकैडमी आपको ऑफर दे रहा है 12 मंथ के लिए सिर्फ 1299, यानी अगर आप 1299 में कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं तो पूरे साल भर जितने भी क्लास में आ जाएंगे सब फ्री रहेगा आपके लिए। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं, आप पूरा टाइम दे नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए 2 साल, मात्र 2299, 2 साल के लिए। और ऑफर का लाभ उठाएं 9 जन तक। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा कोड है AVP। इस कोड को आप लगाएंगे, आपको डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।